वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री वाला। एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 12 के चैप्टर 1 के तहत ईंट मन के तथा अस्थिया और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। ईंट मन के अस्थियां तथा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट को जानेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एनसीईआरटी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी हिस्ट्री के अंतर्गत जीएस का पार्ट हो जाएगा आपका, और इसके अलावा सब्जेक्ट का जिसका सब्जेक्ट है अपना 6 to 8 में हिस्ट्री और पॉलिटी, तो हिस्ट्री इम्पोर्टेंट हो जाएगा उसके लिए। 9th में जिसका 9 to 10 में जिसका हिस्ट्री सिलेबस है, सब्जेक्ट है, और 11-12 में जिसका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये स्टेट की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और 1 to 5 के लिए जीएस के पोर्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो। इसके अलावा DSSP जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एनसीईआरटी का वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एनसीईआरटी की सीरीज के अंतर्गत आज ये पहला वीडियो है, और इसी तरह के वीडियो की अपडेट पाने के लिए और वीडियो को देखने के लिए, इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि इसका लाभ सभी लोगों को मिल सके। तो आज के वीडियो के अंतर्गत जो है हम देखेंगे चैप्टर 1, क्योंकि एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछली परीक्षाओं में बीपीएससी TRE1, TRE2 या TRE3 जो 15 मार्च को परीक्षा हुई थी उसमें आपने देखा कि सारे क्वेश्चन जो है भी आपका एनसीईआरटी से हूबहू लाइन टू लाइन प्रश्न पूछ रहा था, तो इसलिए एनसीईआरटी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो एनसीईआरटी को मिस ना करना बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी को मिस ना किए बिना हमारे वीडियो को देखिए अंत तक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता इसको भी कहा जाता है, सिंधु सभ्यता, और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और इससे एक और प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस काल से संबंधित है, तो यह आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो इससे ऐतिहासिक काल से संबंधित है। और हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में संस्कृति के बारे में जानेंगे। संस्कृति क्या होता है, जो आपका पूरा एनसीईआरटी से लिया हुआ है और एनसीईआरटी भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते थे जो एक विशिष्ट शैली के होते थे, सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबद्ध पाए जाते थे। संस्कृति उसे कहते हैं जैसे पुरातत्वविद जो है जो पूरा वस्तुएं मिलती थी उनके एक ऐसे समूह के लिए करते थे जो एक विशिष्ट शैली की हो या एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या कालखंड से संबंध होती है। इसके अलावा लगभग 100 मील लंबी लाहौर और मुल्तान के बीच की रेल की पटरी के लिए जो ईंटें थीं यह बिछाने के लिए पर्याप्त थी, ऐसा कनिंघम महोदय ने कहा था। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 थी। और यह मोहनजोदड़ो है कहाँ, इसको भी जान लेंगे। तो मोहनजोदड़ो जो है आपका यह सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो आपका जो है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और यह सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत में है जो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे है, पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में है। तो यहाँ से कुल कुओं की संख्या जो है लगभग 700 पाई गई है। आगे इसमें देखेंगे
लाइन टू लाइन क्वेश्चन ही दे रहा है एनसीईआरटी के अंतर्गत। और मेरी पिछली वीडियो में जितने भी मैंने प्रश्न पढ़ाए थे उससे लगभग 40 प्लस प्रश्न क्वेश्चन जो है 40 प्लस क्वेश्चन ये 15 मार्च की परीक्षा में जीएस और हिस्ट्री पॉलिटी के सब्जेक्ट के अंतर्गत पुटअप किया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। स्नानागार इसे कहते थे, और स्नानागार क्या था, कैसे था, उसके संबंध में जान लेंगे। तो आयताकार ये जलाशय था, चारों ओर गलियारों से घिरा हुआ, उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां, किनारों पर ईंटों का जमाकार, जिप्सम के गारे का प्रयोग, 3 ओर कक्ष जिसमें एक बड़ा कुआं था। तो इस तरह का स्नानागार बना हुआ था जिसके चारों ओर जो थे गलियारे, उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां थी, किनारों पर ईंट का जमाकार, जिप्सम के गारे का प्रयोग हुआ था और 3 ओर कक्ष जिसमें एक बड़ा कुआं भी था। अब आगे इसमें देखेंगे कि और इसमें क्या चीजें थी। तो जलाशय से जो है पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानघर बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानघर बनाए गए थे। इस जलाशय का प्रयोग किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। यानी कोई विशेष स्नान, कोई विशेष पर्व पर कोई विशेष स्नान होता था तो इस 2 भागों में विभाजित होती थी। एक जो भाग होता था छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना होता था और इसे दुर्ग कहा जाता था। जो छोटा भाग होता था और जो ऊंचाई पर बना होता था इसे दुर्ग कहा जाता था। दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। तो जो निचला भाग होता था उसे निचला शहर कहा जाता था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी ये भी जान लेंगे। तो राखाल दास बनर्जी ने जो है इसकी खोज 1922 ईस्वी में की थी। और यह मैंने बताया कि सिंधु नदी किनारा है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। आगे देखेंगे कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर जो था ये आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ पे आवासीय भवन यानी कि प्रजा निवास करती थी और आवासीय भवनों में कई भवन जो है आंगन पर केंद्रित होते थे जिनके चारों ओर कमरे बने होते थे। संभवतः आंगन जो है खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। जो भूमि तल पर जो दीवार बनी थी वहां पे खिड़कियां नहीं थी। और मुख्य द्वार से आंतरिक भाग, जो मुख्य द्वार जैसे घर का मुख्य द्वार होता था उसके बाद अंदर का जो भाग होता था या आंगन का सीधा अवलोकन नहीं कर सकते थे। मुख्य द्वार से यानी अपने अंदर जो आंगन होता था उसको सीधा आप नहीं देख पाते थे। आगे है इसमें अन्नागार। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है आपका कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। और ये अन्नागार प्राप्त कहाँ से हुआ है तो ये भी जान लेंगे। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा देखिए ये क्या था ये भी जान लेंगे। यह एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से हैं जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी के बने हुए हैं बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। तो ये अन्नागार था और यह मोहनजोदड़ो में था और इसे गोदाम के रूप में हो सकता है प्रयोग किया गया हो उस समय। हड़प्पाई मोहर के संबंध में देख लेंगे, इससे ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु। देखिए इससे क्वेश्चन भी बन सकता है कि हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट जो पुरावस्तु थी वो क्या थी, तो वो हड़प्पाई मोहर हो जाएगी। और यह मोहर जो है किस पर बनी थी इससे भी क्वेश्चन इस तरह बन सकता है। तो यह मोहर जो है सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। मोहर किससे बनाई जाती थी? सेलखड़ी नामक पत्थर से। और हड़प्पाई मोहर जो है सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। और इन मोहरों की विशेषताएं क्या थी? तो इन मोहरों पर जो है जानवरों के चित्र उत्कीर्णित थे, जानवरों के चित्र बनाए गए थे। और इन मोहरों पर ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया। तो वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है
उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आगे का प्रश्न, आगे का इसमें देखेंगे पॉइंट। हड़प्पाई लोगों का जीवन उनके द्वारा पीछे छोड़े गए पूरा वस्तुओं जैसे आवास, मृदभांड, आभूषण, मुहरों आदि पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से जानकारी मिलती है। जो हड़प्पाई लोगों का जीवन कैसा था, ये इसके बारे में हमें जानकारी जो है जो खोज में मिला है, जो खुदाई में मिला है, जैसे आवास, मृदभांड, आभूषण, मुहर, इसी के आधार पर जो है ये पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, इन्हीं के आधार पर जो है हमें जानकारी इसकी मिलती है। और एक संदर्भ में मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है, और इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई के नाम पर किया गया था। मैंने बताया कि सबसे पहले हड़प्पा में जो है यह संस्कृति खोजी गई, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा, हड़प्पा संस्कृति भी इसका नाम पड़ गया था। अब हड़प्पा के बारे में जान लेंगे कि हड़प्पा कहाँ पे है। तो हड़प्पा जो है यह आपका रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है, और यह पंजाब में है, पंजाब मांटगोमरी जिला पंजाब में है। ये पंजाब ये पाकिस्तान का है, और इसकी खोज जो है किसने की थी? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी। तो हड़प्पा के संदर्भ में आपने देखा। और अब इसके बारे में इसका जो टाइम पीरियड है उसको देख लेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का काल जो था, काल निर्धारण लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इसके संदर्भ में और भी चीजें हैं, बहुत से विद्वानों ने इसका कालखंड अलग अलग निर्धारित भी किया है। जैसे बहुत से लोगों ने इसका कालखंड अलग अलग अपना अलग अलग मत के अनुसार किया है। कार्बन डेटिंग के आधार पर इसका कालखंड कुछ अलग है। कार्बन डेटिंग के आधार पर इसका कालखंड जो है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच का ये माना जाता है। ये आपका कार्बन डेटिंग है, C14 के अंतर्गत ये माना जाता है। रेडियो कार्बन जो C40 है उसके आधार पर यह जो है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अब इसमें एक चीज़ और देख लेंगे कि जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी, आरंभिक जो हड़प्पा सभ्यता थी वो 3200 से 2600 ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है। और नगरी हड़प्पा सभ्यता जो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। जो बाद का उत्तर हड़प्पा सभ्यता है वो 1900 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इससे संबंध में ये सब चीजें थी। हड़प्पा क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले, जो हड़प्पा का क्षेत्र था उससे पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में आई, जिन्हें हड़प्पा आरंभिक हड़प्पा कहते हैं। मैंने अभी बताया कि जो पहले हड़प्पा से पहले था वो आरंभिक हड़प्पा हो जाएगा, और जो बाद में आया वो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जा सकता है उसको। तो इसका मैंने टाइम पीरियड ही बता दिया आपको। और इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता को इन संस्कृतियों से अलग करने के लिए कभी कभी विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। विकसित हड़प्पा संस्कृति भी इसको कहा जाता है। अब हड़प्पा से क्या मिला है? तो हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं जो था, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल भी प्राप्त हुआ था। ये चीज़ें आपको NCERT के अंतर्गत है, पूरा ये दिया हुआ कि कौन सी चीज़ें कहाँ प्राप्त हुई हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि हड़प्पा से जो है ये आपकी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। और इसके अलावा जो है आपका बाजरे के दाने जो हैं यह गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुआ है। बाजरे के दाने जो है गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में भेड़, बकरी, भैंस की हड्डियां भी शामिल हैं। तो ये हड़प्पा। और इसके अलावा आपको बता दें कि आपका
लोथल से जो था, लोथल जो है ये हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल, साथ में सब देखते चलेंगे, ये हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। और इसको यहाँ से एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और यहीं से जो है फारस प्रकार की मुद्रा, फारस प्रकार की मुद्रा जो है, या फारस की खाड़ी की मुद्रा कह सकते हैं, ये प्राप्त हुई है। फारस प्रकार की मुद्रा ये प्राप्त हुई है यहीं से, लोथल से। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी देख लेंगे, जैसे कालीबंगा से जो था, कालीबंगा से आपका जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा नगर दुर्ग और निचली बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। तो इसके अलावा आगे चीज़ें देखेंगे आपका कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट। तो ये हो गया आपका हिरण, घड़ियाल, पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। अब कालीबंगा जो राजस्थान में है, यहाँ मैंने बताया ऊपर अभी आपको कि जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का माना जाता है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को संपूर्ण पर काटते हुए विद्यमान है, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसल उगाए जाते थे। प्रश्न ऐसे ही पुटअप कर सकता है कि एक साथ दो फसल उगाने के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो आपका कालीबंगा हो जाएगा। और ये पूछ सकता है कि हिरण, घड़ियाल, ये पक्षियों की हड्डियां भी कहाँ मिली हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में ये चीज़ें मिली हैं आपके। आप आगे देखेंगे कि और चीज़ें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो ये बनावली जो हरियाणा में है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बनावली कहाँ पे स्थित है, तो हरियाणा में। यहाँ से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं, हल का जो है मॉडल मिला है ये बनावली से, जो पकी मिट्टी का था। और इसके अलावा सोरतुगई जो अफगानिस्तान में है, यहाँ से नहर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ से नहर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा सोरतुगई जो था, जो अफगानिस्तान में है, नीले रंग की लाजवर्ड मणि का प्रमुख स्रोत था। यहाँ पे नीले रंग की लाजवर्ड मणि जो थी, इसके लिए यह प्रमुख स्रोत है, यानी इसके लिए वो फेमस था इस हड़प्पा सभ्यता के दौरान। आगे इसमें देखेंगे धौलावीरा इम्पोर्टेंट है। धौलावीरा गुजरात में जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। जो धौलावीरा में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पे ये अनुमान लगाया जाता है कि कृषि के लिए जो था जल संचयन यहाँ पे किया गया होगा धौलावीरा में। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, और इसके संदर्भ में जान लेंगे कि धौलावीरा जो है ये गुजरात में है आपका। धौलावीरा कहाँ पे है, ये गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है। इसके अलावा इसकी खोज जो है अभी बताएंगे आगे हम, कि जेपी जोशी ने और आर.एस. बिष्ट ने किया था 1967 और 68 के बीच में। तो आगे ये देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से अवतल चक्कियां बड़ी संख्या में मिली हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। जो अवतल चक्कियां मिली हैं, उससे यह मालूम होता है कि नहीं, यहाँ इसका प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया गया होगा। और आगे इसमें देखेंगे कि ये चक्कियां, आधा का छूट गया है, कठोर बलुआ पत्थर से निर्मित थे, और ये चक्कियां दो प्रकार की होती थी। अब ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती थी। तो लोथल से जो है इम्पोर्टेंट होगा, लोथल से कार्नियाल जो था। दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से सेलखड़ी प्राप्त होती थी। खेतड़ी राजस्थान, खेतड़ी कहाँ पे है, राजस्थान में, और यहाँ से तांबा प्राप्त होता था। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि कौन चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती थी, इसकी भी जानकारी होना आपको ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें देखेंगे, जैसे आपका सोना जो था, यह कहाँ से प्राप्त होता था, तो यह कर्नाटक से प्राप्त होता था, कर्नाटक से मिलता था, और साथ ही साथ अफगानिस्तान से भी प्राप्त होता था।
अफगानिस्तान से भी यह मिलता था। और इसके अलावा शंख के बारे में देख लेंगे कि शंख भी मिलता था। तो शंख कहाँ मिलता था? यह कच्छ और फारस की खाड़ी में मिलता था। कच्छ और फारस की खाड़ी में शंख प्राप्त होता था। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी देख लेंगे कहाँ कौन सी चीज़ें मिली हैं। जैसे एक आप देखेंगे टीन का जो है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपका टीन जो था यह जो है अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त होता था। अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त होता था। और इसके अलावा शिलाजीत जो था ये आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों से मिलता था। चांदी जो थी ये चांदी भी प्राप्त होती थी। और यह राजस्थान की जो थी, राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से, साथ ही अफगानिस्तान और ईरान से भी प्राप्त होते थे। अब इसके बारे में देख लिया आपने। अब इसके अलावा ये हड़प्पाई मर्तबान क्या होता था, इसके संदर्भ में जान लेंगे, क्योंकि पूछेगा क्वेश्चन कि हड़प्पाई मर्तबान क्या होता है। तो एक विशिष्ट प्रकार का पात्र होता था जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी। और यह मिला कहाँ से है? तो यह मगान से मिला है, जो वर्तमान में ओमान है। यहीं से ये मिला है, वर्तमान में इसका नाम ओमान है। आगे देखिए, जहाँ सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट जान के ही पढ़िएगा। फयांस क्या था? ये भी पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत फयांस क्या था। तो घिसी हुई रेत या बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया जो पदार्थ था वही फयांस कहलाता था। घिसी हुई रेत या बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को मिलाकर पकाया जाता था, और उससे पकने के बाद जो मिश्रण तैयार होता था वही पदार्थ फयांस कहलाता था। हड़प्पा सभ्यता की सड़क और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। इसे ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था। इसे ग्रिड पद्धति भी कहा जाता है, और इसे ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाया गया था। ये पूछ लेगा प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क और गलियां किस प्रकार थी। तो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में क्या था। तो जल निकास की प्रणाली और नगर नियोजन, ये सबसे विशिष्ट विशेषताओं के अंतर्गत था, जल निकास प्रणाली और नगर नियोजन। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, आगे का टॉपिक देखेंगे, पॉइंट देखेंगे। मेसोपोटामिया के लेख से जो दिलमुन था, यह बहरीन, वर्तमान का जो बहरीन द्वीप है, दिलमुन का मतलब वर्तमान में बहरीन द्वीप। मगान जो था वर्तमान में ओमान है, और मेलुआ जो है ये हड़प्पा का क्षेत्र। मेसोपोटामिया के लेखों में ऐसा वर्णन मिलता है कि मेलुआ जो था संस्कृति, ये हड़प्पाई क्षेत्र था, से संपर्क की जानकारी हमें मिलती है। आगे देखेंगे, मेलुआ शब्द स्पष्ट हो जाएगा। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ को नाविकों का देश कहते हैं। यहाँ से प्राप्त बेलनाकार मोहर पर, देखिए पूछ देगा कि मेसोपोटामिया के लेख में जो मेलुआ है उसे किसका देश कहा जाता है। तो नाविकों का देश कहा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है आपका। और यहाँ से जो प्राप्त बेलनाकार मोहर है उस पर किसका चित्र बना हुआ है। तो कोबरदार बिशप का चित्र बना गया है, और सिंधु से क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है, ऐसा मालूम पड़ता है। मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता समकालीन थे। मेलुआ के विषय में जो मेसोपोटामिया के लेख हैं उसमें क्या लिखा गया है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राज प्रसाद में सुनाई दे। मेलुआ के संदर्भ में, जो मेलुआ का मतलब हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो लिखा है कि तुम्हारा जो पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राज प्रसाद में सुनाई दे। और ये पुरातत्वविद जो हाजा पक्षी था, इसको पुरातत्वविदों ने माना था कि यह मोर था। यह हाजा पक्षी क्या था? मोर था। तो इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं कि हाजा पक्षी क्या था आपका। और बहुत सी चीज़ें हैं। एक इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ बता देंगे यहाँ पे,
धौलावीरा के संदर्भ में। चलिए यही बता देते हैं कि धौलावीरा के संदर्भ में और क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, पूरे हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे, पूरे हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे, उन नगरों में जो है 2 भाग होते थे। मैंने आपको बताया, जो ऊपर का भाग होता था, जो ऊपर का भाग होता था, जो ऊंचाई व्यवस्था होता था, उसे दुर्ग कहा जाता था, और निचला भाग जो है निचला शहर कहा जाता था। मगर धौलावीरा एक ऐसी जगह थी, धौलावीरा, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो 3 भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में बटा हुआ था। धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसके संदर्भ में और कुछ देख लेंगे धौलावीरा के संदर्भ में। तो पहली खगोलीय वेधशाला जो है, खगोलीय वेधशाला जो है, वेधशाला आपका ये जो है धौलावीरा से ही प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला जो है धौलावीरा से प्राप्त हुई है, और यह 3 भागों में विभाजित है, मैंने अभी बताया आपको। और यहाँ से जो है एक और चीज़ें मिली है, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य भी मिला है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है, धौलावीरा। तो धौलावीरा काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। और तो यहाँ से जल संसाधन की काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली हैं। अब आगे इसमें देखेंगे कि आगे टॉपिक में क्या है। तो हड़प्पाई लिपि जो थी कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पाई लिपि कैसी थी, ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। भाव चित्रात्मक थी, और यह आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें चिन्हों या चित्रों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच में है। अब अगला जो आपका पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे लंबा अभिलेख मिला है उसमें 26 चिन्ह ही है। जो सबसे लंबा अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें 26 चिन्ह ही प्राप्त हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि हड़प्पाई बाट जो थे, हड़प्पा के जो बाट थे यानी जो बटखरे थे, वो चर्ट नामक पत्थर के बनाए जाते थे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हड़प्पा के जो बटखरे थे वो किस के बने होते थे, तो चर्ट नामक पत्थर के। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8, 16, 32 से लेके 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड जो था दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था। छोटे बाटों का प्रयोग जो था आभूषणों, मनकों को तौलने के लिए किया जाता था, और धातु से बने तराजू के पलड़े भी प्राप्त हुए यहाँ से। धौलावीरा लोथल गुजरात स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा वो स्थल है सिंधु सभ्यता का जहाँ की पूरी बस्ती किलेबंद थी, तो धौलावीरा और लोथल। ये धौलावीरा और लोथल, धौलावीरा भी गुजरात में है और लोथल भी गुजरात में है आपका। शहर के कई हिस्से भी दीवार से अलग किए गए थे। लोथल के आवासों के निर्माण में जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ, इम्पोर्टेंट है, वही नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हैं। आवास जो है कच्ची ईंटों से बने हैं, जबकि नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता कौन सा वो स्थल है जहाँ के आवास जो है आवास निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो ये आपका लोथल हो जाएगा। और यहीं से जो है मैंने बताया लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य भी मिला है। इसके अलावा हाथी दांत का पैमाना भी प्राप्त हुआ है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना भी प्राप्त हुआ है लोथल से। और कालीबंगा से जो है अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। अग्निकुंड 1925 में मोहनजोदड़ो के डेडमैन गली से 16 लोगों के अस्थि पंजर आभूषणों के साथ मिले हैं।
जब 1925 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी तो वहां से जो डेडमैन गली थी वहां पे 16 लोगों के अस्थि पंजर आभूषणों के साथ मिले हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है ताकि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे ये मरने के बाद भी जीवन में विश्वास करते थे, मरने के बाद भी जीवन में विश्वास करते थे। आगे का टॉपिक, आगे का पॉइंट देखेंगे। दयाराम साहनी ने हड़प्पा में 1921 ईस्वी में मोहरों की खोज की थी। कब खोज की थी? तो 1921 ईस्वी में। माधव स्वरूप वत्स ने 1921 ईस्वी में ही हड़प्पा में उत्खनन आरंभ किया था। ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। राखाल दास बनर्जी, ये आ की मात्रा हो जाएगा, ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें और मोहनजोदड़ो से 1922 में जो हड़प्पा से मिली मोहर थी उसी के समान मोहर मोहनजोदड़ो से राखाल दास बनर्जी ने 1922 में खोज निकाला था। और 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। इसकी खुदाई बहुत पहले हो चुकी थी, मगर 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने इस सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व के सामने इसकी खोज की घोषणा की थी उन्होंने। अब कुछ पुस्तकों के नाम देख लेंगे यहाँ पे। S.N. राव की पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इनकी पुस्तक है और इन्होंने इसमें लिखा है कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया था, ऐसा उनका स्टेटमेंट था। और आगे इसमें देखेंगे कि 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में पहले पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भारत में पहले पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसके बाद 1866 ईस्वी में लॉरेंस महोदय ने इनके द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का उन्मूलन कर दिया गया था। लेकिन फिर जो है 1871 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण को पुनर्जीवित किया गया और इसके पहले जो डायरेक्टर जनरल बने थे अलेक्जेंडर कनिंघम ही बने थे, जो इस पद पर 1871 में नियुक्त हुए और इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता था। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अब आगे का देखेंगे इसमें पॉइंट। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले भारतीय डायरेक्टर, देखिए वहां पे ये भारतीय पुरातत्व के जनक हैं और पहले डायरेक्टर जनरल ही बने, मगर यहाँ पे जो क्वेश्चन है कुछ समझिएगा इसको कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले, यहाँ भारतीय की बात पूछ रहा है, भारतीय डायरेक्टर जनरल नियुक्त होने वाले कौन थे? दयाराम साहनी। दोनों में अंतर है, वहां पे वो पहले डायरेक्टर जनरल बने थे, मगर यहाँ पे पूछ रहा है पहले भारतीय डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो दयाराम साहनी। इसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट भी मैंने इसमें शामिल किया है। निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। यह मैके ने कहा था नालियों के विषय में, सिंधु घाटी सभ्यता की जो नालियां थी उनके विषय में मैके ने कहा था। अब इसी के संबंध में कुछ और चीजें हैं कि ऋजुवेद में जो था पूर्व का अर्थ क्या होता है? यह प्राचीन किला या गढ़ होता है। इसको ह्यूलर महोदय ने कहा था, ह्यूलर महोदय ने इसको बताया था। पुरंदर इंद्र को कहा जाता था, जिन्हें गढ़ विध्वंसक माना जाता था। यानी ऋजुवेद में जो पूर्व होता था इसका अर्थ प्राचीन भी होता था, किला भी होता था या गढ़ भी होता था। पुरंदर इंद्र को कहा जाता था और इंद्र को गढ़ विध्वंसक माना जाता था। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। समन क्या था? समन क्या था? तो वे महिलाएं और पुरुष जो जादू तथा इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते थे। वैसे महिला पुरुष
जो जादू करते थे, इलाज करते थे, उनके पास ऐसी शक्ति थी, ऐसा वो दावा करते थे। और साथ ही बाहरी दुनिया, जो दूसरी दुनिया थी, उससे संपर्क साधने का दावा भी करते थे। कुछ मैंने शॉर्टकट जो फॉर्म है उसके लिए लिया है कि अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले। एडी, एडी को ईसवी सन भी कहा जाता है। एनो डोमिनी लैटिन शब्द है और ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से माना जाता है इसको। इसके अलावा सी मतलब कॉमन ईरा हो जाएगा, बीसी मतलब बिफोर कॉमन ईरा और बीपी का मतलब बिफोर प्रेजेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेंगे क्योंकि इस डेट से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुटअप करता है। जैसे 1875 ईस्वी में हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। ये इंपॉर्टेंट है कि 1875 में हड़प्पाई मोहर पर किसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी? कनिंघम महोदय के। 80,000 ईसा पूर्व मध्य पूरा पाषाण काल का ये समय था। 10,000 वर्ष ईसा पूर्व जो था ये नवपाषाण काल का समय था और यहीं पे जो है नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन की शुरुआत की गई थी। 6,000 ईसा पूर्व ताम्र पाषाण काल था और तांबे के प्रथम प्रयोग इसी समय किए गए थे। 2600 ईसा पूर्व मैंने बताया अभी हड़प्पा सभ्यता और 1000 ईसा पूर्व जो आरंभिक लौह काल था वो था। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। तो चलिए आगे देखते हैं। 1925 ईस्वी में मोहनजोदड़ो में उत्खनन प्रारंभ हुआ था और 1946 में व्हीलर द्वारा हड़प्पा का उत्खनन शुरू किया गया। 1974 में एम.आर. मुगल द्वारा बहावलपुर का उत्खनन शुरू किया गया। 1986 में अमेरिका का एक दल आया था हड़प्पा का उत्खनन करने के लिए। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन अर्नेस्ट मैके की एक पुस्तक है। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन ये अर्नेस्ट मैके की एक पुस्तक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट भी। एस.आर. राव द्वारा 1955 में लोथल जो गुजरात में है खुदाई कार्य इसमें आरंभ किया गया। एस.आर. राव द्वारा 1955 में बी.वी. लाल और बी.के. थापर के नेतृत्व में 1960 में कालीबंगा जो राजस्थान में है ये यहाँ पे उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ था। और कालीबंगा के संदर्भ में कुछ चीजें जान लेंगे। मैंने बताया अभी कि यहाँ पे अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से और यहाँ से जो है आपके नाली के निर्माण में जो था ये नालियाँ जो थी नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया था। लकड़ी की नालियाँ यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। और इसके अलावा जो है ये कालीबंगा से जो है भूकंप के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भूकंप के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और अग्नि पूजा का भी साक्ष्य मैंने बताया अभी आपको अग्निकुंड मिला है। और हड़प्पा के स्थल में जो थे हड़प्पा से पहले की अवस्था के साक्ष्य भी कालीबंगा में मिले हैं। और इसके अलावा जोते हुए खेत का मैंने साक्ष्य बता ही दिया आपको। यहीं पे जो है मृड पट्टिका पर जो है कालीबंगा में ही जो थे मृड पट्टिका जो थी वहाँ पे मिली है। मृड पट्टिका पर जो है सींग युक्त देवता की कृति भी प्राप्त हुई है। तो ये कालीबंगा के संदर्भ में था, इम्पोर्टेंट है। 1960 में इसकी खुदाई की गई थी। अब इसके बाद R.S. बिष्ट द्वारा धौलावीरा जो गुजरात में है उत्खनन प्रारंभ किया गया। तो ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ चीजें थी और हड़प्पा सभ्यता का पतन भी हुआ था। उसके संबंध में अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग ये मत दिया गया था। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट मैंने चीजें शामिल की हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या था। तो पहला जो आपका मैंने बताया जलवायु परिवर्तन, इसको बताया था अमलानंद घोष ने। इसको जो है अमलानंद घोष ने कहा था कि यह जो है और
ए स्टाइन ने भी कहा था कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है इस सभ्यता का विनाश हुआ था। इसके अलावा वनों की कटाई से भी हो सकता है कि वो इस सभ्यता का नुकसान हुआ हो। और अदृश्य बाढ़, अत्यधिक बाढ़ यानी ज़्यादा बाढ़ आ गई थी क्योंकि नदी के किनारे ही यह सभ्यता विकसित हुई थी। तो इस तरह भी माना गया कि ज़्यादा बाढ़ आने के कारण भी ऐसी स्थिति आई होगी। इसके अलावा नदियों का सूख जाना इस क्रम में भी था। नदी द्वारा मार्ग बदल लेना, तो नदी द्वारा जो मार्ग बदल लेना, इसके जो मानने वाले थे कि माधव स्वरूप वत्स जो थे, माधव स्वरूप वत्स ने कहा था कि ये नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। और इसके संदर्भ में कुछ और चीजें देख लेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि यह विश्व की काफ़ी प्राचीन सभ्यता है। और यहाँ के लोग जो है मनोरंजन के लिए अपना बहुत तरह के खेलों का प्रयोग करते थे। और इसके अलावा ऊँट की हड्डी के साक्ष्य भी मिले हैं, इसको भी जान लेंगे। ऊँट की हड्डी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से और कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है। कालीबंगा और सुरकोटदा से भी प्राप्त हुआ है। तो ये चीजें हैं जो आपको मिली हैं उस समय। और इसके अलावा जो है हड़प्पा सभ्यता काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, बहुत सी चीज़ें मिली हैं। सुरकोटदा से आपका घोड़े की हड्डियाँ भी मिली हैं। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य जो है यह सुरकोटदा से मिला है, सुरकोटदा से मिला हुआ है। और इसके अलावा जो है बुर्जहोम से मैंने बताया इसके पहले वाले वीडियो में जो है, तो यहाँ से जो है यहाँ से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं गर्तावास के। और इसके अलावा बनावली से पक्की मिट्टी का हो ही गया है आपका। तो इस सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और लगभग पूरा हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो था ये कवर अप हो गया था। कुछ नदियों के तट पर देखेंगे, जैसे लोथल जो था आपका, यहाँ पे बंदरगाह मिला था, ये भोगवा नदी के तट पर था, भोगवा नदी के तट पर था। इसके अलावा जो है आपका रंगपुर जो था ये मादर नदी के तट पर था, मादर नदी के तट पर। और जो गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है, रंगपुर भी आपका गुजरात में है। और रंगपुर की जो है खुदाई जो है माधव स्वरूप वत्स द्वारा 1953-54 में की गई थी, 1953 में या 54 में। लोथल की खुदाई मैंने बता ही दिया था आपको, 1955 और 56 के दौरान जो है, 1955 से 57 के दौरान जो है इसकी खुदाई की गई थी एस.आर. राव और माधव स्वरूप वत्स द्वारा। इसके अलावा देसलपुर भी आपका गुजरात में है, देसलपुर भी गुजरात में है। और इसकी खुदाई जो 1964 में जो की गई थी। भगत राव भी गुजरात में है, ये भी गुजरात में है। और पादरी भी गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता के अब तक जितने भी स्थल खोजे गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो स्थल है वो गुजरात से संबंधित है, वो गुजरात में खोजे गए हैं। कालीबंगा जो था आपका घग्गर नदी किनारे स्थित था, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित था, घग्गर नदी के किनारे स्थित था ये। और यह जो है इसकी खोद मैंने बताया आपको अभी बीबी लाल और बी के थापर महोदय से 1967 में की गई थी। और इसके अलावा जो है
सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट हो गई हैं। रोपड़ आपका सतलज नदी किनारे पंजाब में है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आलमगीरपुर जो है आपका जो उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। दैमाबाद जो है आपका प्रवरा नदी के किनारे है। एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैंने बताना भूल गया था, उसको बता रहा हूँ अभी आपको कि हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति थी वो त्रिभुजाकार थी। ये त्रिभुजाकार आकृति थी उसकी। और इसके अलावा जो है हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था, आप इसको इस तरह समझ लीजिएगा कि सबसे पूर्वी छोर जो था हड़प्पा का वो आलमगीरपुर था। आलमगीरपुर, पूरा नहीं आ रहा, फिर से उसको कर रहे हैं। आलमगीरपुर ये आपका सबसे उत्तरी छोर है और यह उत्तर प्रदेश में है। हिंडन नदी के किनारे सबसे पूर्वी छोर है, सबसे पूर्वी छोर है। सबसे पूर्व में आलमगीरपुर है। सबसे पश्चिम में कौन है? सबसे पश्चिम में सूतकांगेडोर सबसे पश्चिम में है। और सबसे उत्तर में जो है, उत्तर में आपका मांडा है जो जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिण में जो है, दक्षिण में दैमाबाद यह कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। यहाँ से जो पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है इसकी 1600 किलोमीटर है और उत्तर से जो पूर्व की दूरी है वो 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर है। तो इस चीज़ को भी आपने जान लिया, इम्पोर्टेंट है। और अभी मैंने बता दिया सारी चीज़ें कि दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के किनारे स्थित है और हिंडन नदी जो किनारे आलमगीरपुर है। सूतकांगेडोर जो है ये दास्क नदी के किनारे है और मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। यहाँ से ये 1600 किलोमीटर हो जाएगा और ये 1400 किलोमीटर हो जाएगा। सॉरी, ये जो है आपका ये 1600 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और ये 1400 किलोमीटर, ठीक है। ठीक, तो ये पूरा इसका विस्तार था और काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो का कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अगले दिन दूसरा चैप्टर इसका होगा जो क्लास 12 के एनसीईआरटी चैप्टर के लिए होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी के अंतर्गत थी, एससीईआरटी के अंतर्गत सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।